नमस्ते एवरीवन। आज हम क्लास 10 सिविक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर फर्टिलिज्म को डिटेल्स में समझेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम फर्टिलिज्म की मीनिंग, उसके फीचर्स और फर्टिलाइजेशन के टाइप्स और इंडिया में फर्टिल सिस्टम, लैंग्वेज पॉलिसी और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहला है, व्हाट इज फर्टिलिज्म। बच्चों, इसका मतलब होता है a system of government where power is divided between a central authority and constituent units of a country means a federalism एक ऐसी गवर्नमेंट है, सिस्टम है जहाँ की पावर उस सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि स्टेट के बीच डिवाइड किया जाता है। और स्टेट का मेन पर्पस नेशनल यूनिटी और रीजनल डाइवर्सिटी को बीच में बैलेंस बनाना होता है। नहीं, हमारी ओर इसी फर्टिज्म में होते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देखा जाए तो बच्चों, इंडिया में गवर्नमेंट के 3 लेवल्स या टायर्स होते हैं। पहला, यूनियन गवर्नमेंट जो नेशनल इशू हैंडल करती है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करती है। और तीसरा, लोकल गवर्नमेंट जो विलेजेस और सिटीज के लोकल मैटर्स मैनेज करती है। जैसे हमारे यूनियन में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट पर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर, और लोकल लेवल पे देखा जाए तो हमारे लिए मेयर होते हैं, प्रधान, सरपंच, पार्षद होते हैं, इस प्रकार से। बच्चों, तो फेडरल सिस्टम में पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अलग अलग लेवल्स में डिवाइड होती हैं, लेकिन यूनिटरी सिस्टम में ज्यादा पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। लेकिन इंडिया का जो फेडरल सिस्टम का एग्जांपल है, लेकिन जबकि श्रीलंका और चाइना यूनिटरी के एग्जांपल हैं। जैसे हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था अच्छे तरीके से किस प्रकार से क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, देखा जाए तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है मल्टीपल टायर्स। मतलब फेडरल सिस्टम में दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है और हर लेवल के पास कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स होती हैं। दूसरी है ज्यूरिसडिक्शन, मतलब सेम सिटीजन अलग अलग गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। हर गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिसडिक्शन यानी कि सीमा, कानून सीमा होती है जिसमें वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और लॉ मेकिंग करती है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। फेडरल सिस्टम में हर लेवल की गवर्नमेंट की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट की जाती हैं और कोई भी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट की पावर्स को आसानी से नहीं छीन सकती। फिर है रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेस। फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को चेंज करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों की अप्रूवल जरूरी होती है। फिर जुडिशियल सुपरमेसी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करते हैं और सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब हर लेवल की गवर्नमेंट के पास अपने रेवेन्यू सोर्सेस होते हैं जिससे वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। यही चलता रहता है दोनों में, इकट्ठा हो होके। अब अगर हम बात करते हैं, आगे बात करें कि रूट्स ऑफ दी, फिर होता है ड्यूल ऑब्जेक्टिव। मतलब दोनों का यही है कि देश की रक्षा करें और एकोमोडेटिंग द रीजनल डाइवर्सिटी करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रूट्स फॉर द फॉर्मिंग फेडरेशन, मतलब फेडरेशन दो तरह से बन सकती है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। देखा जाए तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है इस टाइप में इंडिपेंडेंट स्टेट वॉलंटरली यानी कि स्वयं सेवकता के रूप से मिलकर एक फेडरेशन बनाती हैं, सभी स्टेट को इक्वल पावर मिलती है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल है। वहीं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इस टाइप में एक बड़ा कंट्री अपनी पावर्स को सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड करता है, जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम देखते हैं लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ द पावर्स। इंडिया में पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और बैंकिंग। इन पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। वहीं स्टेट्स पे, स्टेट लिस्ट में पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ट्रेड जैसे सब्जेक्ट आते हैं और इन पर स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाती हैं। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज और ट्रेड यूनियंस। अब हम बात करते हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट एंड स्पेशल प्रोहिबिशंस। बच्चों,
रेसिडुअरी पावर्स का मतलब होता है जो सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है या फ्यूचर में डेवलप होते हैं, उन्हें रेसिडुअरी सब्जेक्ट कहते हैं और इन पर लॉ बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास होता है। यही है, मतलब देखा जाए एक प्रकार से, जैसे आप जो स्पेशल प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, असिमेट्रिक फेडरलिज्म और स्पेशल स्टेटस का। बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ कुछ स्टेट्स होते हैं उन्हें कुछ प्रोविजंस मिलते हैं उनके हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर। देखा जाए आर्टिकल नंबर 371 ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड और मिजोरम में ये कहता है कि वहाँ के कल्चर लोग ही वहाँ की जमीन ले सकते हैं, कोई बाहर का माइग्रेटर उनमें नहीं आ सकता। और यही दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप में भी होता है, उनके पास भी लिमिटेड पावर्स होती हैं और पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, इसी वजह से वहाँ पर ऐसा होता है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। देखा जाए तो बच्चों, एक प्रकार से इंडिया में स्टेट्स को मेनली लैंग्वेज के बेसिस पर रिओर्गेनाइज किया गया है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हुआ और नेशनल यूनिटी भी स्ट्रांग हुई है। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखा जाए 1927 में आंध्रा, तमिलनाडु को अलग कर दिया गया, नए स्टेट्स बने। इससे ये होता है जो दोनों को जो फियर बन रहा था लैंग्वेज में डिवीजन का, वो देश को अंदर ही मानी खोखला कर सकता था, जिससे क्या था, बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती। इसीलिए करते कि जो नॉन लिंग्विस्टिक बेसिस थे, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, उनको कल्चर और इथेनिसिटी और ज्योग्राफी पर उन्हें अलग करा गया, जिससे हर चीज अलग रहे। तो बच्चों, हमारे यहाँ पे बात आती है लैंग्वेज पॉलिसी। यस, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज और कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल लैंग्वेज को रिकॉग्निशन दी गई है। बियॉन्ड हिंदी, अगर हिंदी को मिला दिया जाए तो अप्रॉक्स 23 लैंग्वेजेस होती हैं। और यही देखा जाए तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इसे 40% से ज्यादा लोग बोलते हैं। प्लस 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, इसको बहुत सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है। और देखा जाए तो 22 लैंग्वेज जो हिंदी के बियॉन्ड है और हिंदी को मिलाकर 23 होती हैं, उसमें कोई भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे सकता है। और यूज ऑफ इंग्लिश दिया जाता है, जिससे अलोंगसाइड विद द हिंदी, जिससे अलग अलग जो नॉन स्पीकिंग हिंदी है वो भी ऑफिशियल ऑर्डर को समझ पाए। अब बात कर लेते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस को। 1990 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट के राइज के साथ सेंटर और स्टेट के रिलेशन और कोऑपरेटिव बनी, स्टेट ऑटोनॉमी को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी थी। क्योंकि 1990 एरा से पहले हर तरफ आर्टिकल नंबर 356 का टू डिसमिस अपोजिशन स्टेट गवर्नमेंट हटा दी थी, क्योंकि 1990 से पहले कांग्रेस का ही हर जगह दबदबा चलता था, चाहे नेशनल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। 1990 के बाद रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आई, उनने खुद को एक्सपेंड करा और धीरे धीरे कर कर कांग्रेस की ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर्स को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक ट्रांसफर करना। इससे लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोकल लेवल पर हो जाता है। यही है डिसेंट्रलाइजेशन। देखा जाए ये 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से आया है, जिसमें मैंडेटरी पीरियोडिक इलेक्शंस को लोकल बॉडीज करा गया। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व करी गई और 33% की 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया हर पोजीशन में। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों, इसको और ध्यान देना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं पंचायती राज की। रूरल इतिहास में पंचायती राज सिस्टम काम करता है। इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होते हैं। ग्राम सभा का मतलब होता है, ग्राम सभा एक, मान लीजिए एक गांव है, गांव ए है, उसमें जितने सारे एडल्ट वोटर हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, वो ही उसके रिव्यूअर्स परफॉर्मेंस एंड अप्रूव एनुअल बजट, यानी कि वो ही सबके सब ग्राम पंचायत बनते हैं। कि जितने, मान लीजिए अगर एक गांव में 100 लोग रहते हैं, वो ग्राम सभा बुलाया तो वो 100 के 100 लोग पहुंचेंगे, वो हर चीज का रिव्यू लेंगे और हर चीज पे किस तरह पैसा खर्चा जाए और पूरी ग्राम पंचायत को मॉनिटर मॉनिटर करेंगे। और ग्राम पंचायत क्या होती है? डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द विलेज और क्लस्टर ऑफ द विलेज हेडेड बाय द सरपंच। यानी कि देखा जाए एक ऐसी कमिटी बनती है, देखा जाए मैं बताता हूँ बच्चों, देखिए जब चुनाव होते हैं
तो सरपंच के साथ साथ जैसे हम कई जगह पे प्रधान बोला जाता है सरपंच को, उसी प्रकार से ग्राम पंचायत के लिए भी लोगों को खड़ा करा जाता है, जो कमेटी में जाते हैं। वही लोग डिसीजन मेकिंग करवाते हैं सरपंच के थ्रू। अब पंचायत समिति क्या होती है, जिसे हम ब्लॉक और मंडल कहते हैं, एक ऐसी इंटरमीडिएट बॉडी होती है जो सेवरल ग्राम पंचायत को मिलाकर बनती है, और ये लोकल पंचायत मेंबर से आते हैं। देखा जाए तो इसे हम हिंदी में डेलीगेशन यानी कि देखा जाए डेलीगेट्स कहते हैं। एक एक कई जगहों पर जैसे है एक जनपद सदस्य कहते हैं उन्हें, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें लोकल एमपी, एमएलए और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल होते हैं, और ये जिला परिषद चेयरपर्सन के द्वारा ये चेयर करी जाती है। बच्चों, अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड मेयर होता है। देखा जाए तो म्युनिसिपैलिटीज छोटे शहर या छोटे अर्बन एरियाज में पाई जाती हैं, और ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि म्युनिसिपल चेयरपर्सन के थ्रू, जैसे हम नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। वहीं पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े मेजर सिटी जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, कई सिटीज अहमदाबाद जैसी सिटीज पर वो होती हैं, और ये भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की तरह करी जाती हैं। मेयर जैसे हिंदी में महापौर कहते हैं। और जिसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल डेमोक्रेसी हमारे पास है इंडिया। इस बार 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं अक्रॉस इंडिया। बच्चों, अब चैप्टर का एंड आ चुका है। अब देख लेते हैं चैलेंजेस और समरीज। देखा जाए तो की चैलेंजेस देखा जाए लोकल बॉडीज के, ग्राम सभा आर नॉट हेड रेगुलरली इन मेनी स्टेट्स। देखा जाए तो ग्राम सभा हर जगह नहीं होती है स्टेट में। मैनी स्टेट क्या करते हैं, वो ट्रांसफर कर देते हैं एडिक्वेट पावर्स को और रिसोर्सेज को कोई चाहते हैं। अब हम बात कल बच्चे कर लेते हैं चैप्टर समरी की। इंडियन फर्टिलिज्म कि कुछ चैलेंज भी ऐसे हैं जो पावर्स और रिसोर्स का प्रॉपर ट्रांसफर ना होना, लेकिन ओवरऑल फटिज्म ने इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाया है और डाइवर्सिटी को सक्सेसफुली भी मैनेज किया है। इसी के साथ बच्चों, थैंक यू फॉर योर एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आपको फर्टिज्म चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। बाय। काइंडली डू सब्सक्राइब सूरज की पाठशाला।